स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे फेज 2 ऑफ चिप वॉर का, यानी चिप वॉर जो स्टार्ट हो गया है अब ये वॉर फेज 2 में पहुंच गया है। तो आइए इसे समझते हैं। तो पहले एक बस छोटा समरी ले लेते हैं। समरी ये है कि चिप वॉर जो है, यानी कि माइक्रोचिप्स माइक्रो प्रोसेसर आज के टाइम का न्यूक्स है। जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम में ये दो लोगों के पास न्यूक था, बाकी पूरी दुनिया बूम बम ब्रीम, वैसा ही आज के टाइम में चिप्स हो गए हैं। और चिप्स में सबसे बड़ा बात ये समझिए, ये एक वेपन था, मतलब इसका कोई खास डेली यूज नहीं था। बस था एक दूसरे को उड़ाने के लिए, लेकिन कोई डेली यूज नहीं था। चिप्स तो ऐसे नहीं है। चिप्स से आप दोनों कर सकते हैं, एक दूसरे को उड़ा भी सकते हैं और जिंदगी भी चला सकते हैं। तो हमारे लिए डे टू डे लाइफ में, यानी कि आज कल की जिंदगी में, हर लोगों की जिंदगी में, पूरे पृथ्वी में इसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि इम्पोर्टेंस बहुत हाई है। और यहाँ पे कुछ ही देश हैं जो इसे बना सकते हैं, जैसे कि ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए, चाइना। और इसमें भी अगर और आप डिटेल खोजना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि चाइना का सबसे लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग नोड है और ताइवान इकलौता है जो मतलब मास प्रोडक्शन में करंट नोड पे चलता है, यानी कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे वही बना पाता है। 10 नैनोमीटर से नीचे का बात कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबके पास, लेकिन मतलब फुल फ्लेज्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी सिर्फ ताइवान के पास है। और इसे ये समझिए कि यही कुछ कुछ देश जो हैं यही पूरा दुनिया चला रहे हैं, और कोई है ही नहीं, किसी के पास कुछ भी नहीं है। और पूरे प्लेनेट पे लगभग 200 देश हैं। एग्जैक्टली जैसे कोल्ड वॉर में था कि सिर्फ न्यूक्स कुछ ही दो लोग के पास था और बाकी किसी के पास कुछ नहीं था, एग्जैक्टली वही लॉजिक हो गया है। तो यही चिप वॉर का बेस है कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल चीज सिर्फ कुछ ही लोग बना रहे हैं। तो अब रहा बात कि इसे वॉर क्यों कह रहे हैं, मतलब क्योंकि ऐसा आप देखोगे तो मिनरल्स में भी होता है कि हर मिनरल हर जगह नहीं है। जैसे कि ऑयल है, और हर किसी के पास ऑयल नहीं है, वो आपके कुदरती पे है कि आपके नेचुरल इकोसिस्टम में था, आपको ऑयल मिल गया, नहीं था तो नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे वॉर इसलिए हो गया है कि चाइना जो इसमें आ गया, वो सबसे पहले करते हैं डिज़ाइन ले उठाते हैं, रिवर्स इंजीनियर करते हैं। पुराने डिज़ाइंस में पॉसिबल था, लेटेस्ट वाले में नहीं हो सकता, पुराने वाले में पॉसिबल था। यानी कि जब 500 नैनोमीटर पे थे आराम से तब सब किया जा सकता था। रिवर्स इंजीनियर करते थे और पेटेंट्स का एकदम रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब कि ओ तुम्हारा पेटेंट है लॉल, वो लेके ढांप ले रहे थे। हर चीज में ऐसा करने लगे और उसके बाद पेटेंट तक ले रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तब तक उतना तकलीफ नहीं हो रहा है। तकलीफ होना तब शुरू हो गया कि जब उसके चीप कॉपी से ये फ्लड करने लगे मार्केट को। यानी कि मान लीजिए कोई भी यूरोपियन कंपनी है, फिलिप्स ले लीजिए, वो कुछ डेवलप करता है, रिसर्च करता है, सिलिकॉन बनाता है और उसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। उसका एक कॉस्ट आएगा क्योंकि उसने R&D कर लिया। चाइना क्या करता है कि R&D का तो उसने सीधे ढांप लिया, पेटेंट का वैल्यू नहीं देना है, तो वो उससे कम दाम में वही चीज को मार्केट में सेल करने लगा और जो एक्चुअल रिसर्चर्स थे उन्हीं को बैंड बजा दिया। तो इससे यही हुआ कि सोर्स को ही, यानी कि जो लोग एक्चुअली बना रहे थे उन्हीं की बैंड बजनी शुरू हो गई, उन्हीं का कॉपी माल लेके उन्हीं का हलाल करना शुरू कर दिया। और ये तो हुआ मतलब लॉन्ग टर्म में, ये शुरू में नहीं बताया। मोटोरोला जब ये जाके चाइना को सिखाया था कि कैसे मॉडर्न फैक्ट्री बनाते हैं, उस टाइम अगर उनको पता होता कि ये कैसे ढांपने वाले हो तो उसी टाइम निकल लेते, ना जी ना सर, महंगा फोन ही बढ़िया है। तो ये तो हुआ चाइना क्या कर रहा है। अब उससे बात ये समझिए, यहाँ तक ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि बोले बिजनेसमैन शॉर्ट ड्यूरेशन सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या होगा उतना नहीं सोचते। लेकिन तब लॉन्ग टर्म का बात को शॉर्ट टर्म में कैसे लिया है, सिंगल पॉइंट फेलियर बन गया। यानी कि अगर चाइना लुढ़का किसी भी कारण से, अंदर से बूम बाम हुआ या बाहर से कुछ हो गया, पूरी दुनिया का सप्लाई चेन डैमेज हो जाएगा। ऐसा क्यों? चिप तो वो उतना नहीं बनाते, चिप के बाद का स्टेप, यानी कि चिप फैब्रिकेट हो गया, ताइवान में चिप फैब्रिकेट हो गया, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? यहीं पे चाइना सबसे ज़्यादा काबिल है। यानी कि आप एप्पल का चिप जो हो जाए वो ताइवान में बन रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। TSMC का 25% कहा जाता है सिर्फ एप्पल है, और एप्पल उनका सबसे बड़ा कस्टमर है, ठीक है, ताइवान में बन गया। तो आईफोन मेड इन चाइना कैसे हो सकता है? वो निकला चिप, वो गया ये मतलब आप समझ लीजिए चाइना में गया, चाइना में बाकी सारा चीज़ हुआ, पैकेजिंग हुआ, उसका सारा सिस्टम बनाया गया और फिर उसे सेल किया गया। तो ऐसे करके समझ में आ गया सिंगल पॉइंट फेलियर है। यानी कि चिप तो पहली बात चिप की ही कमी हो गई है, दूसरी बात कि अगर चाइना लटका या रोका अपने आप को, बाकी पूरी दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। और ये सब का जो था, ये सबके हाइपोथेटिकल था कि अरे ऐसा होगा मतलब ये सब तो सिर्फ हवा में था। मैथमेटिक्स जिनको पता है उन्हें पहले से पता था कि ये हमारी बैंड बजने ही वाली है, और बहुत लोग बहुत पहले से अलार्म बजाए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिच स्लैप मोमेंट जिसे कहा जाता है। लेकिन जब कोविड-19 आया तो ये बिच स्लैप सबको पड़ गया, सबको, इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया, सबको ये बिच स्लैप पड़ा। और ये पूरा दिखा दिया कि पूरा हमारा सिस्टम जो है कितना फ्राजाइल है। क्यों? एक देश अपने अंदर जरकोनियन लॉकडाउन करने लगता है, यानी कि एकदम हम किसी को कुछ करना नहीं देंगे, हम सबको ऊपर भेज देंगे, हम एकदम हलाल कर देंगे, जैसे स्टालिन से ही हम एकदम ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो करने लगे। और देखते देखते अमेरिका के कार फैक्ट्रीज बंद होने लग गए। क्यों भैया? चिप की पैकेजिंग होके आ नहीं रही थी,
तो ये एक बहुत सीरियस समस्या बना दिया। और उसके बाद लॉन्ग टर्म आते हैं। शॉर्ट टर्म में तो अभी तक आप ये देखें कि हम वनरेबल हैं। लॉन्ग टर्म में आता है कि सोर्स खत्म हो जाते हैं, कि जितने भी रिसर्च फर्म्स थे, जो लोग कंपनी बनाई, ऐसा नहीं है कि आज आप लोग देखते हो कि इंटेल है, एएमडी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ 2 ही 3 ठो थे, बहुत सारे थे, लेकिन बहुत सारे को चाइना पैर से हलाल करते चला गया है। कुछ ही बचे हुए हैं, क्योंकि वो सोर्स को हला कर, अगर आप पेटेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, कोई भी क्यों काम करे। लॉन्ग टर्म में ये सारे कंपनीज की बैंड बजा देगा। तो इसीलिए ये लोगों को अब दिखने लगा, मतलब समझिए तमाचा पड़ा कोविड-19 में, इतना प्रेमजनक लोगों का तमाचा जब पड़ा, तब लोग को थोड़ा होश आया कि अरे यार ये लेगा। और तब लोग सुने कि अच्छा, ये अगर हमारा बार बार ढांपते जाएगा तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास रिसर्चर्स ही नहीं बचेंगे, क्योंकि उसका फंड कौन करेगा। तब ये हो गया कि भैया लॉन्ग टर्म में ये नहीं चलना है, एज ही नहीं चलेगा, ये हलाल कर देगा सबको। तो यहीं से वॉर स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं वॉर का जो मेन पहला हथियार लॉन्च किया गया, वो 2020 में किया गया। यहाँ पे जो बिट स्लैब पड़ा था, मतलब समझिए चिप शॉर्टेज से, वो बिट स्लैब से एक चीज़ आया कि अब लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं। तुरंत नहीं होगा, सबको समझ आया, बहुत वनरेबल है, बहुत डिपेंडेंसी है, तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन लंबा प्लान लंबे टाइम के लिए किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म प्लान हर देश एक्टिवेट किया। जैसे कि इंडिया, मेक इन इंडिया का प्लान को टर्बो चार्ज कर दिया कि भैया तुम सिलिकॉन में घुसो। तो चाहे वो सिलिकॉन सोलर पैनल के लिए ही हो, चाहे वो लो नोड यील्ड के लिए हो, जैसे कि आपका स्टेबलाइजर में लगता है, इन्वर्टर्स में लगता है, आप मतलब लो लेवल पे आप डायरेक्ट मत घुस जाओ कि आप एआई चिप बनाने लगोगे, लेकिन बेसिक लेवल तो निपटाओ। तो धड़धड़ा के ये मेक इन इंडिया पे पैसा डाला गया, फिर मेड इन अमेरिका पे पैसा डाला गया, फिर आपका यूरोपियन यूनियन भी पैसा डालना शुरू कर दिया। अब ये सब लोग सब्सिडीज के माध्यम से गेम खेलना शुरू कर रहे हैं कि हम सब्सिडी यहाँ ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब कि बाहर का माल आप ला रहे हो सर, उस पर हम टैक्स बढ़ा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? देखिए सर, हमारे पास दूसरी सब्सिडी भी है, आप अपनी कंपनी का एक ब्रांच हमारे यहाँ खोल लो, डायरेक्ट कर लो, प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो सब्सिडीज के माध्यम से सारी कंपनीज और कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ काम कर रही है कि धड़धड़ा के चाइना का जो डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा कम करो। और इसमें अच्छा बात बनता है कि कहाँ पे लोग बनाएंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में ऐसा नहीं कि लोग हैं नहीं, बात है कि वो लोग इतने सस्ते दाम पे काम नहीं करेंगे। अगर वो सस्ते दाम पे काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट हाई रहेगा। तो क्या किया जाए, कौन वो बनेगा नेक्स्ट? तो इसमें पहला लिस्ट आएगा कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो वियतनाम का लिस्ट अभी आ रहा है सब जगह पे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो चाइना से निकल रहा है वो वियतनाम में जा रहा है। खासतौर पर मतलब आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरा का पूरा ढप्पा मार गया वियतनाम पे। ये वर्ल्ड का नया फैक्ट्री बनने वाला। और रहा बात, अगली बात सबको एकदम सतर्क है, गलती से भी 1 पॉइंट फेलियर नहीं होना चाहिए कि वियतनाम मान लीजिए एकदम सस्ता देने लग जाए, तो भी ऐसा नहीं कि सबके सब वियतनाम जाओ। कुछ वियतनाम जाओ, कुछ ताइवान जाओ, कुछ आपका इंडिया में आ जाओ, कुछ आपका म्यांमार में चले जाओ, कुछ बांग्लादेश चले जाओ, सब मिल बांट के रहना है। एकदम गलती से भी कंपनी को 1 पॉइंट फेलियर नहीं रखना है। चाइना मतलब एप्पल ही सबसे पीछे चल रहा था, लेकिन वो भी अब कर लिया कि नहीं भैया हमारे भी मल्टीपल पॉइंट्स होने चाहिए। तो वियतनाम कर देंगे और बहुत सारे और नेशंस भी इसमें कूदेंगे। इंडिया का इसमें रोल क्या है? इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ये है, क्या बोलते हैं, ओपन फ्री मार्केट है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन वो ना तो ओपन है ना तो फ्री है। गवर्नमेंट को जब मन होता है जो डिसाइड करना कर देती है, वो तो अपने लोगों को हलाल कर देती है। जैसे कि अभी अलीबाबा को हलाल कर दिया गया, अलीबाबा को लिए कर दिया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। तो इंडिया का भैया इम्पोर्ट की मतलब ज़रूरत जो है उसको धीरे 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 कम किया जाए। तो ये हो गया, ये प्लानिंग सब शुरू कर दिया गया 2020 में। तो अब बात करते हैं अर्ली स्टेज में कहाँ है। तो अर्ली स्टेज में ये समझिए कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि आपका ग्लोबल फाउंड्रीज, इंटेल, सैमसंग फाउंड्रीज, TSMC, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ये सारे लोगों ने सब आया कि भैया जहाँ से हम लोग निकले हैं वहीं चलते हैं, यूएसए में वापस बनाते हैं। और ये यूएसए के लिए बहुत बड़ी बात है कि पिछले 20 साल से 20 ईयर से एक भी फैब्रिकेशन प्लांट वहाँ नहीं बनाया गया था। रिसर्च का था प्लांट्स खूब सारे हैं कि मतलब हम नोट्स डिज़ाइन करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं, फिर उसे TSMC में भेज के मास प्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन खुद का फैब्रिकेशन जीरो 20 साल से कुछ नहीं बना था। तो धड़धड़ा के इसमें ये किया गया कि भैया यूएसए को वापस से अपने पैर पे खड़ा करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेटेंट जो है इन्हीं के पास से आ रहा है। और ये इनका पेटेंट्स अगर बार बार चोरी होता रहेगा तो इनको एंड में यही आएगा कि भाई हमें अपना कंट्रोल करना है। फिर अब ये तो हो गया यूएसए के साइड में। अब आते हैं ताइवान, साउथ कोरिया, जापान। ये लोग भी पैसा पानी की तरफ बहा रहे हैं कि जितने इनके फैब्रिकेशंस हैं उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। कि अब मतलब चाइना जो लो यील्ड फैब्रिकेशन दे रहा है, यानी मान लीजिए 150 नैनोमीटर का नोट दे रहा है, वो सब भी मार्केट से हटा दिया जाए कि मतलब नहीं सर आपको हम कुछ नहीं देंगे। और साउथ कोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, LG के लिए, सैमसंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साउथ कोरिया भी पैसा पानी की तरफ बहा रहा है, ताइवान भी बहा रहा है, जापान भी बहा रहा है। तो ये सब का है कि धीरे धीरे, तुरंत नहीं होगा। मैं क्लियर कर देना चाहूँ, बहुत लोग मतलब ये ऐसा बोल दिया था, ऐसा नहीं हुआ, तुरंत नहीं होता। ऐसा एक लंबा गेम है, लंबा चेस का गेम है। तो धीरे धीरे लाएंगे और इनका मेन काम है पहले चाइना का फ्यूचर को हल्का कर देना कि सर आप भविष्य में वो पावर नहीं रखोगे जो आज रखे हो। दूसरी बात रिडंडेंसी, यानी कि
जैसे कि यूरोपियन यूनियन और रशिया का जो वॉर्स हो गया इनडायरेक्टली, प्रॉक्सी वॉर समझ लीजिए, उसमें रशिया बोलता है कि हम आपका गैस काट देंगे। यूरोप की बैंड बज गई। क्यों बैंड बजा? क्योंकि सिंगल पॉइंट फेलियर था, यानी कि अगर रशिया गैस नहीं देता तो ये कुछ नहीं कर सकते। तो क्या किए? सुधारे अपने आप को कि भैया वन पॉइंट फेलियर पे नहीं चलना है, गैस का पाइप है, रहने दो उसको। धड़धड़ा के LNG टर्मिनल्स बनाए गए, जो कि जर्मनी भयानक स्पीड से बनाया। और अब समझ में आ गया हमको कि लोग क्यों बोलते हैं जर्मन इंजीनियरिंग। 10 मंथ में वो LNG टर्मिनल्स बना दिया। जो चीज़ को 10 साल लगता है वो 10 महीने में बना डाले। और उससे फायदा क्या हुआ? इजिप्ट बोलता है सर हमारे पास गैस है। हम देखे सर आपके पास पैसा है, एक काम करो सर, पैसा हमें दो, गैस हमारा ले लो। धड़धड़ा के उनके पास अब मल्टीपल पॉइंट आ गया। रिडंडेंसी, यानी कि रशिया देता है, बहुत बढ़िया बात है। टर्की देता है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं देता है, कोई बात नहीं, हम दूसरे से ले लेंगे। USA थोड़ा सा दे देगा, थोड़ा सा इजिप्ट दे देगा, थोड़ा सा वेनेजुएला दे देगा। समझे? वो मतलब अपने आप को थोड़ा फैला रहे हैं। रिडंडेंसी यही करने की कोशिश की जा रही है। ताइवान, साउथ कोरिया, जापान अपने आप को थोड़ा फैला रहे हैं कि सर मास प्रोडक्शन का मास कैपेसिटी हम डालते हैं। और फिर USA बोल रहा है कि हमारा पंख जो है, हमारे चील जो है, बहुत दिन से थोड़ा बैठ गया है, उसको थोड़ा उड़ाने की कोशिश किया जाए। ये कर रहे हैं। और इसके बाद ये समझिए कि US के पास सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसके लिए? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एप्पल जो है कहाँ की कंपनी है, इंटेल है कहाँ की कंपनी है, एनवीडिया है कहाँ की कंपनी है, घूम फिर के सब तो है USA का ही ना। तो USA को ये बेनिफिट होता है कि TSMC एक प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट उस पर ढप्पा नहीं मार रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है, ढप्पा नहीं मार सकता, सिर्फ सब्सिडी दे सकता है, फोर्स नहीं कर सकता। तो इसको कैसे यहाँ लाए अपने देश में? इनका कि भैया सर आपका सारा क्लाइंट तो हमारे पास ही बैठा हुआ है, एक काम करो सर आ जाओ, क्लाइंट है सर, आप आ जाओ ना, काहे मेहनत कर रहे हो। और उसके बाद वो तो बेसिक क्लाइंट है, वो सब तो बेसिक बिच क्लाइंट हो गया। आपका थोड़ा डैडी वाला क्लाइंट है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इस मामले में USA से नहीं भिड़ते हैं, नहीं जीत, नहीं ट्राई नहीं करते। आप बाकी सब में भले भिड़ लो, बाकी सब में भले जीत जाओ, इसमें नहीं भिड़ते। ये देश पागल है इस मामले में। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो बजटिंग निकलती है चिप के मामले में, TSMC के पास जाया जाएगा, बोले भाई सर आप एक काम करो, थोड़ा सा मतलब हमारा नया मिसाइल जो बन रहा है उसके लिए थोड़ा चिप बनाओ, पर चिप का हम आपको $100 दे देंगे पर चिप, जो कि बाकी सबको $10 में देना पड़ रहा है, वहाँ 100 मिलेगा। तो सीधे TSMC बोला भैया हम आ रहे हैं। इंटेल सीधा बोला भैया हम बना रहे हैं यहाँ पे, टेंशन आप मत लीजिए। तो लॉन्ग टर्म पॉकेट के मामले में रेडी है। इसीलिए हर जगह देखिए मेड इन अमेरिका पे चले जा रहे हैं। और इसीलिए TSMC वहाँ खुद से गया है, ये समझिए, फोर्स नहीं किया गया है। बहुत लोग वो TSMC पे चोरी किया जा रहा है, नहीं नहीं चोरी नहीं कर रहा है। वो बोल रहे हैं भैया देखो तुम्हारा क्लाइंट हमारे पास है, हमारे पास ही आ जाओ ना, और तुम्हें भी फायदा है, तुम्हें भी फायदा है। रिडंडेंसी जितनी होगी सबका फायदा होगा। TSMC के लिए भी सही नहीं था कि चाइना लटका तो ये लटक गए, वो उनके लिए भी खराब बात है। उनको भी चाहिए कि हमारे पास फैब्रिकेटर्स रहें, कि जब अगर सर जाए तो हम बढ़ा सकें, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो भी चाहते थे कोई, लेकिन कौन है जिसका इतना पॉकेट है? अमेरिका बोल रहा सर हम आओ ना हमारे पास, पहले हमारे बच्चे लोग को संभाल लो, एप्पल उप्पल बच्चा रो रहे हैं उनको संभाल लो, जब उनको संभाल लोगे ना तो हम डैडी को देंगे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो अभी जो रशिया मिसाइल फायर करता है, यूरोप में गिरता है, फिर आपका यूक्रेन में गिरता है, उसमें खोल के देखा जाता है तो उसमें टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का चिप निकलता है। वो सबको आप कंट्रोल करने की कोशिश करके भैया जो चाइना जो प्यार से लीक मारे जा रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल करते हैं। ये हुआ अर्ली स्टेज जो अभी चल रहा है, जिस समय बात कर रहा हूँ। और 2024 तक में एटलीस्ट ये ऑनलाइन हो जाएगा। 2025 या 2026 में ये इंटेल वाला ऑनलाइन हो जाएगा। और 28 होते होते तक 5-6 ठो ऑनलाइन हो जाएंगे। बहुत सारा प्रोजेक्ट बहुत साथ चलाया जा रहा है, पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। ये हो गया अर्ली स्टेज। अब बात करते हैं फ्यूचर में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि पूरी दुनिया होप ये कर रही है कि ताइवान इन्वेजन को रोका जा सके, क्योंकि बोले ताइवान का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत 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 ज़्यादा हाई है। तो ताइवान इन्वेजन को रोकना है, ताकि मतलब पूरा लॉजिक ये है ना कि चाइना जो है एंड में स्टूपिड है, लेकिन इतना भी स्टूपिड नहीं है कि वो सोचेगा भैया मैं पैसा डुबा के पैसा डुबाना शुरू करूं। मतलब होता है ना पैसा में आग लगा के आप पैसा में आग लगाओ, दैट्स डज नॉट मेक सेंस। मतलब आपको थोड़ा तो सोचना होगा ना कि मेरे को कुछ प्रॉफिट हो, कुछ प्रॉफिट हो। जैसे कि पुतिन पगला जाएगा कि हम ना यूक्रेन पे मारेंगे उससे हमारा प्रॉफिट होगा। नहीं सर आप लुट जाओगे। नहीं 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 हम मारेंगे ना प्रॉफिट होगा। नहीं सर आप लुट जाओगे, तुरंत नहीं लूटोगे लेकिन 10 साल के अंदर लुट जाओगे। नहीं नहीं हम मारेंगे, मार दिए लूटो। तो समझिए वही कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड जो है कि भैया तुम ताइवान पे ढप्पा मार सकते हो, तुमको तुरंत कोई नहीं रोक लेगा। बाद में हम भले तुम्हें जूता चप्पल मार देंगे लेकिन तुरंत नहीं रोक पाएंगे। लेकिन वो तुरंत जो तुम ढप्पा मारोगे ना उसका इतना लॉस करना है कि कोई फायदा ना हो, वो करके चल रहा है। मतलब इनइफेक्टिव कर रहा है। सर आपकी फैक्ट्रीज ही अगर ठंडी पड़ जाए, जो अब होना शुरू हुआ पैंडेमिक में, जो उन्होंने तमाचा मारा था पूरी दुनिया सीख गई। अब धीरे धीरे प्यार से इनका ब्लीड होना शुरू हो गया। इनके पोर्ट्स हैं जो आप सैटेलाइट से ट्रैक कर सकते हैं, पोर्ट्स में बोट्स कितने जा रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। जो देश पूरी तरह से एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है उसका एक्सपोर्ट अगर आप थोड़ा सा भी कम करते हैं वो डमाडोल हो जाते हैं।
तो लॉजिक वही चल रहा है, लंबा गेम खेला जा रहा है कि पहले सर हम आपका पॉकेट थोड़ा धीरे-धीरे हल्का करना शुरू करेंगे, फिर धीरे-धीरे आपका पावर हल्का करना शुरू करेंगे, फिर ऐसा कर देना है कि आप ताइवान पे मारोगे, आपका ही नुकसान होगा। और फिर ये समझना है कि ओवर टाइम चाइना को वर्ल्ड स्टेज से हटा देना है कि भैया नहीं, आप गलत पार्टनर हो। आपको इतना मतलब आपको इतनी इज़्ज़त देने की ज़रूरत नहीं थी, आप गलत पार्टनर हो। अब रहा बात की और इससे दूसरा फ़ायदा होगा रोबस्ट सप्लाई चेन, इसीलिए बोल रहे हैं अब सब कोई सीख गया है, कुछ भी हो, आराम से जैसे मान लीजिए कल को एप्पल होता है और बोलता है कि यार मेरे को एक जगह वियतनाम में खूब सस्ते में फैक्ट्री मिल रहा है, वो डालेगा फैक्ट्री ऑब्वियसली, लेकिन कभी वो बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि सारी की सारी वहीं डाल दो पैसा बचाने के लिए। ना जी ना, एक तो थोड़ा इंडिया में भी रखो, एक तो थोड़ा अमेरिका में भी रखो। गलती से भी वो ये ज़रूर करेंगे, थ्रॉटल रखे रहेंगे कि भैया वहाँ पे मान लीजिए पर पीस कम पड़ रहा है, वहाँ ज़्यादा पीस बनाओ, यहाँ पे कम ही पीस बनाओ, यहाँ पे बनाओ, वो ज़रूर करेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा रखेंगे कि सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं हो। जो चाइना पूरा दुनिया का सिंगल पॉइंट फेलियर बन गया था, उसको अब हटाया जाएगा। और इससे ये समझिए कि लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा होगा कि इनोवेशन और सर्वाइव कर पाएगा और थ्राइव करेगा, क्योंकि पेटेंट्स का रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। भले लोगों को बुरा लगता है, लेकिन अगर जहाँ जिस जगह पे लोग चोरी करते हैं, जैसे कि लेनिन का क्या बात करें लेनिन के बारे में, पूरा जो सोवियत यूनियन बना था, क्यों नहीं टिक पाए? क्योंकि वो सब चीज़ ढाँप रहे थे। स्पाइज़ में बहुत अच्छे थे, मतलब उसमें कोई डिस्कशन नहीं। स्पाइंग टेक्नोलॉजी गॉड टियर थी, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? आप दूसरे को चुरा रहे हो, कब तक चुराओगे? तो लॉजिक वही रहता है कि लॉन्ग टर्म में आपको चलना है, तो आपको सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए जो इनोवेटर्स हैं, उन्हें ठीक-ठाक रखना होगा। उन्हें ठीक-ठाक रखने के लिए इकोनॉमी को फेयर रखना पड़ेगा, जितना फेयर आप कर सकते हो। लेकिन चाइना तो सीधे ढप्पा मार रहा है, तो वैसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो मतलब लॉन्ग टर्म लॉजिक हो गया है कि सीसीपी को यूएसएसआर में बदल देना 2030s का। अब मैं मजाक नहीं करूँ, मैं चौंक गया कि बहुत दिल से किसी ने मतलब श्राप दिया होगा लेनिन को, क्योंकि जितना खून इसने बहाया हो तो डिस्कशन ही नहीं करना है। मतलब आप ट्राई भी नहीं कर सकते कि मैं एक मूर्ति लूँगा उसका टैं हो जाएगा। मूर्ति लिया वो भाई बहुत खतरनाक हो गया। तो अभी जैसे पुतिन को प्यार से हटाया जा रहा है, इंडिया हटा रहा है पुतिन को, कैसे इंडिया हटा रहा है? भैया एक काम करो सर, क्रूड ऑयल दो। ये दाम बढ़ाए हो, दाम घटाओ, दाम घटा के क्रूड ऑयल दो, क्रूड ऑयल दे दिया। हाँ, रिलायंस को फ़ोन गया, एक काम करो क्रूड ऑयल आ रहा है, इसको डिस्टिल्ड प्रोडक्ट्स में बनाओ, प्रोडक्ट्स बन गया सर, एक काम करो यूरोप को बेचो। ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा-सा प्रॉफिट हम रशिया को दे रहे हो, आधा से ज़्यादा प्रॉफिट हमारे पास आ जा रहा है। तो एक-एक करके ब्लीड किया जाता है, ये सब लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तुरंत नहीं होगा। मैं 2030 ऑप्टिमिस्टिकली बता रहा हूँ, रियल टाइम में उससे भी ज़्यादा लग सकता है। 2024 में तो पहला टीएसएमसी प्रोजेक्ट आउटपुट देगा, तो थोड़ा लंबा गेम है, लेकिन गेम स्टार्ट कर दिया गया। सबको वो तमाचा जो पड़ा प्यार से कोविड-19 का, उसके बाद से लोगों को समझ में आया सर लंबा गेम खेलना पड़ेगा। मतलब आपको हमको वैसे ही हलाल करना है, जैसे यूएसएसआर को हलाल किया गया था, आपको वही करना है लॉन्ग टर्म में। तुरंत नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जो चिप वॉर का फेज़ 2 स्टार्ट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दूसरों को शेयर कर दें, उससे मेरा भला होगा। और अगर आपको नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन करके मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।